हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बंडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसके पहले के कुछ वीडियोस में हमने विस्तार से चर्चा की कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हिंदुस्तान में किन परिस्थितियों में हुआ, यूरोप कैसे मध्यकाल से आधुनिक युग की ओर अग्रसर हुआ, वहां पे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, सामंतवाद का पतन हुआ, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट हुआ। इसके अतिरिक्त जो है वहां पर बहुत सारे कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी नवीन परिस्थितियां बनी जिसमें मनुष्यों को स्वतंत्र रूप से अपने स्वतंत्र विचार के हिसाब से कार्य करने के अवसर मिले और जिसका ही परिणाम था विश्व के स्तर पर एक नई जो है ऊर्जा, एक नई जो है कह सकते हैं मानवतावादी विचारों का प्रतिफलन वहां पर देखने को मिला। और उसका असर जो है कह सकते हैं कि ना सिर्फ यूरोप पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा किसी ना किसी रूप में। और उसका एक असर यहाँ पर अगर हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन कहीं ना कहीं मध्यकाल से निकलकर जो आधुनिक युग में यूरोप पहुंचा, उसी की परिणति, उसी का कंसिक्वेंसेस जो है वो क्या था, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो शॉर्ट में इससे ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आगे जो है हमने आपको ये बताया कि यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली का आया। तो पुर्तगालियों का जो आगमन हिंदुस्तान के अंदर हुआ, पुर्तगालियों से रिलेटेड जो बातें थी वो बताई हमने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें बताई। लेकिन जो भारत के साथ व्यापार किया, चाहे वो डच हो, चाहे इंग्लिश, चाहे पुर्तगाली, डेनिश और फ्रांसीसी की बात करें, तो इन सब में जो अंततः भारत को जीतने में सफल रहा, अंततः हिंदुस्तान को अगले 200 वर्षों तक गुलाम बनाया, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसलिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको पूरा देखिए, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो सिविल सर्विसेज की या फिर डिफरेंट जो हिंदुस्तान के अंदर जो प्रतियोगी परीक्षा है, जब उसके बारे में आप डिस्कशन करते हैं, आप उसके बारे में आप ऑप्ट करने की बात सोचते हो, तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ये हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कृपया कर अगर आपको देखना है, आप समझना चाहते हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिए, तभी जाके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरे क्रम में हिंदुस्तान के अंदर आई थी, ठीक है। इसके बारे में कुछ और बातें पहले मैं समझा दूं आपको, ठीक है, कि देखिए सबसे पहली बात अगर किया जाए तो 31 दिसंबर, कुछ डेट्स अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का डेट एक आया इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, स्थापना, कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 1608 ईस्वी में, 1608 एडी में भारत में आगमन जो है वो किसका होता है, हॉकिंस का होता है, ठीक है, हॉकिंस का आगमन होता है। इसके बाद 1611 ईस्वी में, 1611 एडी में क्या होता है, हिंदुस्तान के अंदर मसूलीपट्टनम में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री की जो है वो स्थापना होती है। इसके बाद 1612 ईस्वी में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसको स्वाजी हाल का युद्ध कहा जाता है, स्वाजी हाल का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। और इसके बाद ही जाकर 1613 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने में कामयाब रहे, ठीक है। हिंदुस्तान जब आए थे तो 1608 ईस्वी में जब हॉकिंस आया तो हॉकिंस का उद्देश्य ही था कि जहांगीर से मुलाकात करके सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति हासिल कर ले। लेकिन इस कार्य में उसे सफलता नहीं मिली। और इसलिए सफलता नहीं मिली क्योंकि पहले से ही पुर्तगाली हिंदुस्तान में अपनी पांव जमाए हुए था। जहांगीर यानी मुगल दरबार में भी किसी न किसी रूप में उसकी उपस्थिति थी। तो हॉकिंस को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर हिंदुस्तान पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को स्थापित करना है तो पुर्तगालियों के असर को सीमित करना बहुत ही जरूरी है। और तब 1612 ईस्वी में स्वाजी हाल के निकट पुर्तगालियों को पराजित किया गया। और पराजित जब किया गया तब जहांगीर ने फिर बाद में 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान की। और ये दूसरी फैक्ट्री हो जाएगी। ये ध्यान रखना है
कि सूरत में अंग्रेजों ने जो फैक्ट्री लगाई वो फैक्ट्री वास्तव में दूसरी थी। सवाल जब पूछा जाएगा कि अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाना चाहते थे, तो कहां लगाना चाहते थे, तो सूरत में, लेकिन सूरत में वो लगा नहीं पाए। सूरत में कब लगाए, जब 1612 ईस्वी में स्वाजी हाल के युद्ध में जब आपने क्या किया, आपने पुर्तगालियों को पराजित किया, तभी जाके अनुमति मिली और 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सूरत में उसकी दूसरी फैक्ट्री थी। क्यों? क्योंकि इसके पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर ली थी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्रमशः धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। इसके बाद 1615 ईस्वी में हिंदुस्तान के अंदर जो है वो कौन आता है, सर टॉमस रो आता है। और सर टॉमस रो ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर आता है। ये सारी बातें आगे लिखी हुई है, अभी फिलहाल मैं एक आउटलाइन आपको समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कि 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो हिंदुस्तान आता है लायन नामक जहाज से। हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज से हिंदुस्तान आया था, सर टॉमस रो लायन नामक जहाज से आया था। लेकिन हॉकिंस जहाज का, हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनकर हिंदुस्तान आया। और हिंदुस्तान जब आया तो जहांगीर का शासन था। 1605 ईस्वी में वो मुगल बादशाह बन चुका था जहांगीर, और उसी के शासनकाल में हिंदुस्तान में हॉकिंस का आगमन हुआ। हॉकिंस तुर्की भाषा का ज्ञाता था। ठीक है, वो तुर्की भाषा का जानकार था, इसलिए जहांगीर से तुर्की भाषा में ही बातचीत की थी। और जहांगीर इस बात से बड़ा इंप्रेस्ड हुआ, ठीक है, बहुत ही इंप्रेस्ड हुआ। और फिर जो है उसे आगरा शहर में बसने की अनुमति प्रदान की, 400 का मनसब दिया गया। लेकिन चूंकि पुर्तगालियों का पहले से ही असर था, पुर्तगाली ने उसके खिलाफ जो है जहांगीर के कान भरे। जहांगीर ने हॉकिंस को आगरा शहर छोड़कर चले जाने को कहा। तो हॉकिंस इस बात को बेहतर तरीके से समझ गया था कि पुर्तगालियों के प्रभाव को खत्म या सीमित किए बगैर हम हिंदुस्तान के अंदर अपना प्रभाव, अपना असर स्थापित नहीं कर सकते। और तभी स्वाजी हाल का युद्ध हुआ और फिर सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, इसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर हिंदुस्तान आया था। यह ध्यान रखना है, हॉकिंस दूत के रूप में नहीं आया। इसलिए जब सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि मुगल शासक के दरबार में ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर कौन आया, उसमें हॉकिंस भी ऑप्शन रहेगा, टॉमस रो भी ऑप्शन रहेगा। तो इसका सही जवाब जो है वो हॉकिंस नहीं होगा, बल्कि इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो आया और वो 1616 से 18 ईस्वी के बीच वो मुगल शासक के साथ रहा और उसने हिंदुस्तान के अंदर इंग्लिश कंपनी के लिए कुछ और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहा। इसके बाद क्या होता है, 1632 1632-33 एडी में उड़ीसा में बालासोर, हरिपुरा, ठीक है, हरिहरपुरा और बालासोर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई। यहां पर देखिए हमने आपको बार बार बताया, ठीक है, कि ये जो फैक्ट्री होती थी इसको वास्तव में जैसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कारखाना कह देते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इन यूरोपीय कंपनियों के फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कारखाने से ज्यादा सही इसका ट्रांसलेशन होगा कोठी। ये वास्तव में जब हम कारखाना की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर किसी ना किसी वस्तु का उत्पादन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कारखाना एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसी जगह है जहां पर किसी ना किसी वस्तु का उत्पादन होता है। लेकिन अंग्रेज हो या फिर डच हो, पुर्तगाली हो, हिंदुस्तान के अंदर जब वो अपनी फैक्ट्री लगाते थे तो वो फैक्ट्री वास्तव में वहां पर उत्पादन संबंधी कार्य नहीं होते थे। कौन कौन से कार्य होते थे ये हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता था। सबसे पहली बात कि आप इतने दूर से चले आ रहे हैं, 7 समुद्र पार कर आप हिंदुस्तान के अंदर आ गए। तो हिंदुस्तान के अंदर जब आए तो यहां पर पहले से कोई रिलेटिव तो मौजूद नहीं है कि उसके घर में जाकर आप 2-4 दिन के लिए डेरा डाल पाएंगे। आपको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ दिन हिंदुस्तान में गुजारना पड़ेगा और उसमें निवास की आपको व्यवस्था जो है करनी होगी। तो ये जो फैक्ट्री होता था उसके ड्वेलिंग प्लेस के रूप में कार्य करता था, यानी कि उसके निवास स्थल के रूप में कार्य करता था। ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस के रूप में कार्य करता था। दूसरी बात कि जब आप यहां पे आ गए अंदर तो यहां के बहुत सारे व्यापारी हैं, उन सब के साथ आपको क्या करना होगा, संपर्क करना होगा।
तो संपर्क करेंगे इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, एक कार्यालय आपको चाहिए। आप विजिटिंग कार्ड दोगे ना तो उसमें एक एड्रेस होना चाहिए ना कि भाई आप यहां पे आकर हमसे मिल सकते हैं और व्यापार से संबंधित जो समझौता संधि जो भी चीजें हैं वो आप यहां पर कर सकते हो। तो ये ऑफिस हो गया। तीसरी बात कि जहां पर आप भिन्न भिन्न जगहों से जो वस्तुएं कलेक्ट करोगे यूरोप के बाजारों में ले जाने के लिए, तो उसके लिए कोई ना कोई जो है वो क्या है कि गोडाउन होना चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि ये जो फैक्ट्री होती थी वो उसके ड्वेलिंग प्लेस के रूप में कार्य करता है। तो 1 2 3 हो गया। तो ये तीन चीजें हो गया, ड्वेलिंग प्लेस हो गया यानी निवास स्थल के रूप में, दूसरी बात ये कार्यालय के रूप में, तीसरी बात ये गोडाउन के रूप में कार्य करता था। लेकिन यहां पर उत्पादन संबंधी कार्य नहीं होते थे जो सामान्य तौर पे कारखाने की विशेषता मानी जाती है। तो इसलिए ये ध्यान आपको हमेशा रखना है कि जब हम ये कहते हैं कि उसने एक फैक्ट्री लगाई, कोचीन में लगाई, गोवा में लगाया, या फिर जो है मसूलीपट्टनम में लगाया, पुलिकट में लगाया, चिंसूरा में लगाया, कलकत्ता में, जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो ये फैक्ट्री वास्तव में कोई वस्तु का उत्पादन केंद्र नहीं होता था, बल्कि उन सारे जगहों पर वो कार्यालय के रूप में, गोडाउन के रूप में और साथ में उसके जो है ड्वेलिंग प्लेस यानी निवास स्थल के रूप में कार्य करता था। तो 1632-33 ईस्वी में हरिपुरा बालासोर में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री उड़ीसा में लगाई। इसके बाद 1662 ईस्वी की बात करिए, 1662, ठीक है। इस 1662 ईस्वी में क्या हुआ, 1662 एडी में ब्रिटिश युवराज चार्ल्स सेकंड की शादी किससे हो गई, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रगेंजा के साथ, ठीक है। कैथरीन ब्रगेंजा के साथ जो है शादी हुई। और इस शादी में क्या हुआ कि चार्ल्स सेकंड को पुर्तगालियों ने कौन सा शहर दहेज में दिया, बंबई शहर दहेज में प्रदान किया। अब यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो कैथरीन ब्रगेंजा है ये कौन है, पुर्तगाली राजकुमारी है, पहली बात, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस समय तक पुर्तगाल जो है ना वो स्पेन के नियंत्रण में आ चुका था। इसलिए एक बार सवाल पूछा गया था, आईएएस में ही सवाल पूछा गया था कि बंबई शहर दहेज में ब्रिटिश युवराज चार्ल्स सेकंड को किसने दिया। उसमें लिखा था फ्रांसीसी ने, इसके बाद लिखा था स्पेन ने, इसके बाद लिखा था डच ने, और इसके बाद लिखा था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो सामान्य तौर पे क्या है, हम सब यही पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों ने दिया था, लेकिन यहां पे पुर्तगाल कहीं ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, स्पेन। इसलिए किसने दहेज में दिया बंबई शहर, तो वो हो जाएगा स्पेन। क्यों स्पेन हो जाएगा, क्यों नहीं पुर्तगाली अगर होता तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, ऑप्शन स्पेन दिया हुआ है और ऐसा ही सवाल आया था, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि स्पेन के नियंत्रण में, ठीक है, स्पेन के नियंत्रण में इस समय तक पुर्तगाल आ चुका था। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्पेन ने वो बंबई शहर ब्रिटिश युवराज चार्ल्स सेकंड को दहेज में प्रदान किया। तो एक बार फिर से 1662 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ब्रिटिश युवराज की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रगेंजा से हुई, जिसमें उसे पुर्तगालियों ने यानी स्पेन ने बंबई शहर दहेज के रूप में प्रदान किया। अब ये बंबई शहर कोई वस्तु तो थी नहीं, और ये इतना भी महत्वपूर्ण नहीं था कि ब्रिटिश युवराज चार्ल्स सेकंड ब्रिटेन को छोड़कर हिंदुस्तान में बंबई में ही बस जाए। तो बंबई शहर के मेंटेनेंस का जो है वो क्या है कि सवाल उत्पन्न हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये बंबई शहर 1668 एडी में, ठीक है, 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक मात्र के बदले, ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक मात्र के बदले में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश युवराज चार्ल्स सेकंड ने सौंप दी। और फिर बंबई शहर अंग्रेजों के कंट्रोल में आया, और बंबई शहर में वहां का जो गवर्नर पहली बार बनाया गया वो था
वो था गेराल्ड ओंगियार। ये बंबई के पहले गवर्नर थे और वास्तव में आधुनिक बंबई शहर को बसाने का श्रेय जिसे जाता है वो गेराल्ड ओंगियार ही हैं। ठीक है, गेराल्ड ओंगियार ही हैं। ये बंबई के पहले गवर्नर थे। यहाँ पर देखिए एक और सवाल याद मुझे आता है जो आईएएस में पूछा गया था। ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा स्थल है जिसे अंग्रेजों ने एक भिन्न रीति से प्राप्त किया। ठीक है, जिसे अंग्रेजों ने एक भिन्न रीति से प्राप्त किया था वो कौन सी ऐसी जगह है, तो वो हो जाएगा बंबई। और बंबई के क्यों भिन्न रीति से, क्योंकि बंबई शहर को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। अगर आप कलकत्ता की बात करिए तो कलकत्ता को जीतने के लिए अंग्रेजों को जाहिर सी बात है कि बंगाल के नवाब के साथ संघर्ष करना पड़ा। अगर आप मद्रास की बात करेंगे तो वहां पे 1746 से 48, 49 से 54, 58 से 63 तीन आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए थे जिसको कार्नेटिक युद्ध कहकर भी पुकारा जाता है। उस कार्नेटिक युद्ध के बाद ही जाकर मद्रास पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हुआ। अगर आप दिल्ली की बात करें, ठीक है, अगर आप दिल्ली की बात करें तो सितंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे मुगलों से छीन लिया। मुगलों के खिलाफ संघर्ष करके फिर दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। तो दिल्ली हो या फिर कलकत्ता या फिर चेन्नई, कहीं ना कहीं आपको जो है संघर्ष करना पड़ा। लेकिन बंबई शहर के प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो क्या है, ब्रिटिश युवराज चार्ल्स सेकंड को उसे दहेज के रूप में प्राप्त हुआ बंबई शहर, और उसने बाद में मेंटेनेंस के हिसाब से, मेंटेनेंस के दृष्टिकोण से उसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। तो ये भी जवाब आपको ध्यान रखना, ये सवाल ध्यान रखना है कि बंबई शहर उसे भिन्न रूप में प्राप्त हुआ था। और बंबई शहर का डिजाइनर की बात आ जाएगी तो वो गेराल्ड ओंगियार है। जैसा कि आपको पता है कि अगर नई दिल्ली की बात की जाए, ठीक है, अगर नई दिल्ली शहर की बात की जाए तो इसका डिजाइनर जो है वो कौन था, एडविन लुटियन। ठीक है, इसका डिजाइनर कौन था, एडविन लुटियंस, यानी इसका जो आर्किटेक्ट था वो एडविन लुटियंस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें तो इसका डिजाइनर कौन हो जाएगा, क्रोनिस बर्गर। इसका डिजाइनर है क्रोनिस बर्गर। ठीक है, इसके बाद अगर कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता का आर्किटेक्ट जो है वो कौन हो जाएगा, जॉब चार्नक। जॉब चार्नक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मद्रास की अगर हम बात करें तो वो कौन हो जाएगा, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे हो जाएगा। इसके बाद अगर हम पांडिचेरी की बात करें जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, इस पांडिचेरी का डिजाइनर फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। फ्रैंको मार्टिन था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बंबई की बात करें, मुंबई की बात करें तो इसका जो डिजाइनर था वो गेराल्ड ओंगियार था। ठीक है, और आज़ादी, ये सब तो आज़ादी के पहले का था। लेकिन अगर आज़ादी के बाद के एक प्रमुख शहर की बात करें, चंडीगढ़, इस चंडीगढ़ का जो डिजाइनर है वो कौन है, वो ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ प्रमुख शहर, उसका डिजाइनर नई दिल्ली एडविन लुटियंस हो जाएगा, भुवनेश्वर क्रोनिस बर्गर हो जाएगा, कोलकाता जॉब चार्नक हो जाएगा, मद्रास फ्रांसिस डे हो जाएंगे, पांडिचेरी फ्रैंको मार्टिन, बंबई गेराल्ड ओंगियार, चंडीगढ़ ली कार्बूसियर, ये सारे डिजाइन। तो यहाँ पर बंबई शहर किस रूप में प्राप्त हुआ ये आपको प्राप्त समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक इंपॉर्टेंट वर्ष आता है 1691 एडी। ठीक है, इसमें क्या है कि उस समय बंगाल का, ठीक है, उस समय बंगाल का जो कह सकते हैं कि जो वहां पे गवर्नर, बंगाल में जो सूबेदार था वो था शाह शुजा। शाह शुजा। ठीक है, इसने 3000 रुपए वार्षिक मात्र के बदले में इंग्लिश कंपनी को, ठीक है, इंग्लिश कंपनी को बंगाल के शहर में करमुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, 1698। ये 1717 में बाद में होगा। एक और वर्ष आता है 1698। 1698 ईस्वी में बंगाल का जो मुगल सूबेदार है अजीम उस शान ने क्या किया था कि कोलकाता
गोविंदपुर, गोविंदपुर तथा सूतानाती, इन 3 गांवों की जमींदारी 1200 रुपए के बदले में, ठीक है, 1200 रुपए के बदले में इंग्लिश कंपनी को दे दिया, ठीक है। और इसके बाद का एक महत्वपूर्ण वर्ष जो आता है वो 1717 का वर्ष है, जबकि मुगल सम्राट फर्रुखसियर था और उसके दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में अंग्रेज प्रतिनिधियों का एक दल उपस्थित होता है। तो वो क्या हुआ, उस बात को समझने के पूर्व अब तक हमने जितनी बातें बताई उसी का रिटन फॉर्म हम देख लेते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डच कंपनी के बाद, ठीक है, आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए, इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी होगी, यही तो आया था ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुर्तगाली डच के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में यह कंपनी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई और अंततः अपने को भारत के अंदर मुगलों के उत्तर आगमन हुआ। उस समय देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, 1498 में वास्को डी गामा आया, यानी पुर्तगाली जब हिंदुस्तान के अंदर आए तो उस समय मुगलों का शासन नहीं था, ये ध्यान रखिएगा कि वो तो 1498 में आ गया, लेकिन मुगल वंश तो भारत में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये सवाल जब पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा हिंदुस्तान जब आया तो उस समय भारत का मुगल शासक कौन था, जहांगीर दिया रहता है ऑप्शन, तो हम लोग मतलब जो है बिना किसी विचार के थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि डाले हम लोग दिमाग में जहांगीर जहांगीर इतना सेट हो गया, अकबर इतना सेट हो गया कि हम लोग उसी को जो है वो क्या, जबकि उस समय हिंदुस्तान के अंदर मुगल वंश की स्थापना हुई ही नहीं थी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगमन हुआ 1608 की अगर हम बात करें, हॉकिंस की बात करें, ठीक है, तो उस समय भारत में किसका शासन था, जहांगीर का। आपको पता है जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से 1627 है, जबकि 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में शासन जो है वो किसका था, अकबर का। तो 1605 से 1627 इसी बीच 1608 पड़ता है और 1608 ईस्वी में हॉकिंस का हिंदुस्तान में आगमन होता है। और बाद में अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान को जीता तो उस समय मुगलों का ही शासन था, मुगल वंश के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे और उन्हीं से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को छीना था एक प्रकार से। तो इसीलिए भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डच कंपनी के बाद जिसका आगमन हुआ था वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में यह कंपनी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई और अंततः अपने को भारत के अंदर मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में सफल रही, ठीक है। 1579 कुछ और प्रोग्रेस आप देखिए, कुछ और बातें समझिए। 1579 एडी में एक ब्रिटिश रोजर ड्रेक, ठीक है, एक ब्रिटिश रोजर ड्रेक ने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर इंग्लैंड वापस लौटा। इधर पुर्तगाल के ऊपर स्पेन का अधिकार हो जाने की वजह से पुर्तगालियों की शक्ति को धक्का लगा, इससे परोक्ष रूप से अंग्रेजी कंपनी को लाभ पहुंचा, ठीक है। 1579 एडी में ब्रिटिश रोजर ड्रेक पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर इंग्लैंड वापस लौटा और उसने जानकारी दी रास्ते के बारे में कि किस तरह से भारत पहुंचा जा सकता है। हालांकि इसके पहले पुर्तगालियों ने वो रास्ता खोज लिया था, ठीक है। इधर पुर्तगाल के ऊपर स्पेन का अधिकार होने की वजह से क्या हुआ कि पुर्तगालियों की शक्ति को धक्का, यानी कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली हिंदुस्तान आए, इसके बाद 1608 में डच, 1605 में डच, इसके बाद 1608 में अंग्रेज। तो 1500 से लगभग 1600 के बीच में 100 सालों तक पुर्तगालियों का एकाधिकार बना रहा। लेकिन जब पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हुआ तो पुर्तगालियों की शक्ति को धक्का लगा और 1588 ईस्वी में, यह भी ध्यान रखिएगा, 1588 ईस्वी में स्पेनिश आर्मेडा की पराजय से इंग्लैंड की सामुद्रिक मार्ग की बाधाएं जो है दूर हो गई। पुर्तगाल पर स्पेन ने कब्जा कर लिया तो स्पेन ताकतवर सिद्ध हुआ, लेकिन स्पेनिश आर्मीडा की जब पराजय हुई तो इंग्लैंड की सामुद्रिक मार्ग की जो बाधाएं थी वो दूर हो गई थी और रोजर ड्रेक ने चक्कर लगाकर वहां पे रास्ते के बारे में जानकारी दे ही दी थी, ठीक है। 1595 ईस्वी में हॉलैंड वासी लिंसोटन की पुस्तक
के प्रकाशन और 1598 ईस्वी में उसके अंग्रेजी भाषा में अनुवाद को पढ़कर कुछ अंग्रेज व्यापारी एक कंपनी की स्थापना हेतु प्रेरित हुए। यानी कि ये सारी बातें आप समझिएगा कि 1498 में वास्को डी गामा हिंदुस्तान के अंदर आ चुका है। ठीक है, वो नए व्यापारिक मार्ग की तलाश करता हुआ हिंदुस्तान पहुंच चुका है। तो जब आप यूरोप में जाओगे तो जो ज्ञान होता है ना, वो किसी वर्ग विशेष की बपौती जागीर। अगर मेरे पास ज्ञान है लेकिन हम ये कह लें कि ये ज्ञान हमारी जागीर है, तो ये वास्तव में ये मूर्खतापूर्ण बातें होंगी। ये ज्ञान अगर है तो ज्ञान जो होता है वो शेरनी की दूध की तरह होता है, पियोगे तो गुर्राना सीखे जाओगे। आप बोलोगे तो उसका विस्तार होगा, उसका एक्सटेंशन होगा, विस्तार होगा। तो राल्फ फिच हो या जो है वास्को डी गामा हो या फिर उसके बाद जो है रोजर ड्रेक हो, इन सब ने, या फिर लिंसोटन हो जो हॉलैंड का वासी है, इन सब ने जो भी भारत का भ्रमण किया, भारत के संबंध में जो कुछ भी जाना, उसने क्या है कि उस पर पुस्तकें लिखी, मान लीजिए उसने यात्रा विवरण दिया, तो उसको पढ़कर इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किया गया। उसको पढ़ने के बाद धीरे धीरे इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों के मन में एक, कह सकते हैं कि एक सपना आकार लेने लगा भारत के साथ व्यापार करने का। उन सब ने मिलकर व्यापारिक कंपनी की स्थापना करने की बात सोची। तो यही लिखा है कि 1595 ईस्वी में हॉलैंड वासी लिंसोटन की पुस्तक के प्रकाशन और 1598 ईस्वी में उसके अंग्रेजी भाषा में अनुवाद को पढ़कर कुछ अंग्रेज व्यापारी एक कंपनी की स्थापना हेतु प्रेरित हुए। एक अंग्रेज यात्री राल्फ फिच, जिसने अकबर के समय भारत की यात्रा की थी, 1591 ईस्वी में इंग्लैंड वापस पहुंचा और फिच ने पूर्वी जगत के साथ इंग्लैंड के वाणिज्य की व्यापक संभावनाओं के संबंध में एक विवरण दिया। यह ध्यान रखिएगा, लिंसोटन का जो लेखन है वो जिस तरह से डचों के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ, उसी तरह से राल्फ फिच का यह जो विवरण था वो अंग्रेजों के लिए, तो हॉलैंड के लिए जो लिंसोटन का योगदान लिंसोटन का था, वही योगदान फिच का इंग्लैंड के प्रति था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इंग्लिश कंपनी की स्थापना 22 सितंबर 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के लंदन शहर के फाउंडर्स हॉल में मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक व्यापारियों के एक दल ने एक मीटिंग बुलाई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मेयर ने की थी। इसमें भाग लेने वाले व्यापारियों की संख्या कितनी थी? 217। इन लोगों ने कंपनी की स्थापना का निर्णय लिया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी ट्यूडर वंशीय एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने एक शाही फरमान जारी कर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए शेयर धारकों की इस कंपनी को, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली क्या है कि प्राइवेट लोगों की कंपनी थी। 217 व्यापारिक साझेदार थे, ये इनके अपने अपने शेयर थे, शेयर धारकों की एक कंपनी थी, यानी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। और इसके शेयर धारक में ये ध्यान रखिएगा कि जिस ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसे पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया, वो खुद उसके व्यापारिक साझेदार में शामिल थी। ठीक है, और मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक ये जो ग्रुप था 217 व्यापारिक साझेदारों का, उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। और इसका जो रियल नेम था द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इसका जो है मूल नाम था। ये ध्यान आप रखना है आपको। और इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार कब मिला? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और यही दिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का दिन बन गया। तो ये ध्यान रखना है, 22 सितंबर सन 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के लंदन शहर के फाउंडर्स हॉल में मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक व्यापारियों के एक दल ने एक मीटिंग बुलाई। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मेयर ने की। इसमें भाग लेने वाले व्यापारियों की कुल संख्या 217 थी। इन लोगों ने एक कंपनी की स्थापना का निर्णय लिया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी ट्यूडर वंशीय, ठीक है, जेम्स प्रथम की बात आएगी तो वो स्टुअर्ट वंशीय हो जाएगा, लेकिन जब एलिजाबेथ टेलर प्रथम की बात आएगी तो वो ट्यूडर वंशीय शासिका थी, ने एक शाही फरमान जारी कर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए शेयर धारकों की इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान किया। इस प्रकार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी दिन अस्तित्व में आई। ठीक है, इंग्लिश कंपनी का जो मूल नाम था, वो मूल नाम हमने आपको बताया द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ
मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इसके व्यापारिक साझेदारों में स्वयं एक एलिजाबेथ टेलर प्रथम का भी नाम था। इसमें यह भी प्रावधान रखा गया कि 2 वर्ष की प्रायिक सूचना देकर, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने उन्हें 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि 15 वर्ष के लिए एकाधिकार दिया तो जाता है, लेकिन इससे संबंधित किसी तरह का अगर परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश बनती है तो 2 वर्ष की प्रायिक सूचना, यानी कि एक प्रायर इंफॉर्मेशन देकर अचानक खत्म नहीं करेंगे, यानी 2 साल पहले ही बता देंगे कि भाई इस साल आपका जो है वो क्या है कि आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा, आपकी मोनोपोली जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त होगी। तो 2 वर्ष की प्रायिक सूचना देकर इस एकाधिकार को कभी भी रद्द किया जा सकता है। बाद में क्या हुआ कि स्टुअर्ट वंशीय शासक जेम्स प्रथम का जब शासन स्थापित हुआ तो ये 15 वर्षों का जो टेन्योर था जो एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने कंपनी को दिया, उस 15 वर्ष के टेन्योर को बढ़ाकर अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए कर दिया, लेकिन उसमें ये जोड़ दिया कि 3 वर्ष की प्रायिक सूचना हमने दे रहे हैं, हम 15 वर्ष का टेन्योर नहीं मान रहे, आपको अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, लेकिन कभी भी 3 वर्ष की प्रायिक सूचना देकर आपके इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जा सकता है। तो बाद में स्टुअर्ट वंशीय शासक जेम्स प्रथम ने इस एकाधिकार को बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया, परंतु इसने भी 3 वर्ष की प्रायिक सूचना देकर इस एकाधिकार को कभी भी समाप्त करने का प्रावधान रखा था। चार्टर में थॉमस स्मिथ को कंपनी का प्रथम अध्यक्ष या गवर्नर बनाने की बात भी की गई थी। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए विलियम हॉकिंस का भारत में आगमन हुआ। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर उतरा। हेक्टर प्राचीन यूनान के एक योद्धा का नाम था। अंग्रेजी में हेक्टर शब्द का अर्थ है कड़ीबाज और झगड़ालू। उल्लेखनीय है कि भारत आने वाला प्रथम जहाज जो है, ध्यान रखिए, एक बार सवाल पूछा था कि भारत आने वाला पहला जहाज क्या था, तो उसका नाम है रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन था। सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना, यानी कि हॉकिंस जो हिंदुस्तान आया था वो क्यों आया था, क्योंकि वो सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना करना चाहता था और इसके लिए जहांगीर से अनुमति चाहता था, और इसलिए उसने जहांगीर से मुलाकात की और उसने कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में बातचीत की। ठीक है, जहांगीर जो है उससे काफी खुश हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जहांगीर इससे काफी खुश हुआ और उसने आगरा शहर में बसने की अनुमति प्रदान की। 400 का मनसब दिया, आगरा शहर में बसने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन हमने जैसा कि बताया कि वहाँ पे पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे मुगल शासक के दरबार में। उसने जो है हॉकिंस के विरुद्ध कह सकते हैं कि कान भरे, और कान भरने की वजह से क्या हुआ कि हॉकिंस को जहांगीर ने आगरा शहर छोड़कर चले जाने को कहा। हॉकिंस ने इस बात को समझ लिया, इंग्लिश कंपनी के जो भी अधिकारी वगैरह थे उन सबको इन्फॉर्म कर दिया कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की प्रभु सत्ता तब तक स्थापित नहीं हो सकती, या फिर अंग्रेज भारत के साथ व्यापार तब तक नहीं कर सकते जब तक कि पुर्तगालियों का जो वर्चस्व है उस वर्चस्व को तोड़ा ना जाए। ठीक है, इसलिए स्वाजी हॉल का युद्ध हुआ 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में। सूरत के निकट स्थित स्वाजी हॉल के तट पर अंग्रेज सैनिकों ने एक युद्ध में पुर्तगालियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसके बाद ही टॉमस एल्डवर्थ की दूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण अंग्रेजों को जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, 1613 ईस्वी में, जैसा कि हमने बताया शुरू में ही, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन दिया, सूरत में अंग्रेजों ने टॉमस एल्डवर्थ के अधीन ही अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, जो कि पश्चिमी भारत में उसकी पहली और पूरे भारत में दूसरी। क्यों, हमने क्या बताया, 1611 में इसके पहले आए थे सूरत में लगाने के लिए लेकिन सफल नहीं हुए, तो 1611 ईस्वी में तब तक इंतजार ना करके मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगा ली। ठीक है तो पश्चिमी भारत में सूरत में उसकी पहली लेकिन पूरे भारत में दूसरी फैक्ट्री थी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 1611 ईस्वी में कैप्टन हिडापोन किस्टाना डेल्टे के नेतृत्व में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना हो चुकी थी। यह मसूलीपट्टनम गोलकुंडा के मुस्लिम शासकों का बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, 1633 ईस्वी में
पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने पहला कारखाना, हमने आपको बताया, उड़ीसा में बालासोर और हरिहरपुरा दोनों उड़ीसा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में 1639 एडी में फ्रांसिस डे के नेतृत्व में अंग्रेज को चंद्रगिरी की राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। यहां पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा कि ये सब किला जो है वो कहाँ पर है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज है। इसी प्रकार फोर्ट सेंट विलियम जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो है कलकत्ता में, ठीक है। तो मद्रास में अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री की किलेबंदी जब की गई तो उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। और ये कोरोमंडल तट पर दक्षिण भारत का इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो क्या है कि मुख्यालय बना, ठीक है, मद्रास की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट 1651 ईस्वी में डॉक्टर बाउटन के नेतृत्व में शाहजहां के राजवंश की एक महिला की चिकित्सा सफलतापूर्वक की गई। तो बंगाल के शाह सूजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक के बदले बिहार, बंगाल व उड़ीसा में करमुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, परंतु शाह सूजा के अधिकारियों ने इस अनुमति पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का प्रादुर्भाव होगा, जिसके बारे में हमने आपको बताया। 1661 ईस्वी की एक संधि के अनुसार स्पेन ने इंग्लैंड के युवराज चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रगेंजा से विवाह करने पर बंबई बंदरगाह दहेज में दिया। 1668 ईस्वी में इस बंबई शहर को युवराज चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के बदले में प्रदान कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बंबई प्रेसिडेंसी का प्रादुर्भाव हुआ। इस बंबई प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर गेराल्ड ओंगियार था और इसे ही बंबई का महान संस्थापक माना जाता है, जिसके बारे में शुरुआत में हमने आपको जानकारी दे दी, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। इसके आगे की बात हम करेंगे, आपको जो है आपको बताएंगे कि 1717 ईस्वी में, इसके पहले इसके बाद की अगर बात करें, अगर 1668 की बात करें तो हमने आपको बताया था 1717 का एक फरमान जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि प्लासी का युद्ध हुआ क्यों हुआ, बक्सर का युद्ध क्यों हुआ। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।